हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया और उसकी डेरिवेशन बाय टेकिंग वेव फंक्शन इनटू अकाउंट। और उसमें कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी। ख़ास ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनका कि हमने ऑपरेटर फॉर्म जो है वो डिस्कवर की थी। तो हमें पता चला था कि कुछ वाकई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एनर्जी थी हमारे पास और मोमेंटम है। उसको हमने जो था रिप्लेस किया था ऑपरेटर फॉर्म से। तो वो ऑपरेटर कहाँ से आते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करते हैं। और उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि हम थ्रू आउट पोस्टुलेट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आज की जो क्लास है दैट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में इनकी बहुत अहमियत है, क्यों वो भी हम पढ़ते हैं, जो कि हमारी पोस्टुलेट 4 है यहाँ पे थ्रू आउट जो हम डिस्कस करते आ रहे थे। तो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दिस पोस्टुलेट 4. The fourth postulate says the only possible result of measurement of an observable A. अगर कोई चीज़ A या मतलब क्वांटिटी जिसे हम ऑब्जर्वेबल A कह रहे हैं वो क्या है एट अ गिवन instant of time t in a given state psi of RT is one of the eigenvalues of the corresponding operator A. ठीक है जी। जिस चीज़ को हम ऑब्जर्वेबल कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब भी हम उसको मेजर करेंगे, उसकी मेजरमेंट होगी फॉर इन इन जो आपके पास है फॉर सम टाइम t इन अ गिवन स्टेट, दिस स्टेट फंक्शन विल बी कॉरेस्पॉन्ड टू एन ऑपरेटर A। मतलब जो भी ऑब्जर्वेबल होगा वो एक ऑपरेटर की फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो प्रीवियसली हमने इसको देखा था कि what is basically observable means, observable को अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, to each physical quantity that has an operator representation corresponds a physical observable। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दैट्स एन जिसकी ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि उसको ऑब्जर्वेबल कहेंगे, एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल को वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो इसको अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम श्रोडिंगर इक्वेशन में देखा था कि वी रिप्लेस एनर्जी विद इट्स ऑपरेटर फॉर्मेशन। तो इसमें हमारे पास जो अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि पहला जो आपके पास नॉन ऑब्जर्वेबल है दैट इज एनर्जी।
So E observable is equal to iota plus iota h cut partial by partial t. ओके, तो हमने जो E जहाँ पे आपके पास आ रहा था E की वैल्यूज आ रही थी, तो हमने उसको इस ऑपरेटर से वहाँ पे रिप्लेस किया था टू गेट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. एंड सेकेंड आपके पास थी सेकेंड ऑब्जर्वेबल, अगर आप देखें तो दैट इज पोजीशन. दिस अ फिजिकल क्वांटिटी, और पोजीशन के लिए जो ऑब्जर्वेबल है दैट इज x, which is an operator defined as x. So which implies that when x applies on some state function will gives x into psi. just जो coordinate होगा, वेरिएबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, x है, y है, z है, तो वो आपके पास x, y and z मल्टीप्लाई बाय दिस स्टेट फंक्शन. थर्ड आपके पास है मोमेंटम. So momentum is p, and that is basically defined as minus iota h cut partial by partial x. That is, if p applied on some state function psi, it will result into minus iota h cut partial psi by partial x. Okay, तो अगर इसको मज़ीद जो है इसको मज़ीद देखा जाए, इस p के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ. तो हमने वहाँ पे p स्क्वायर बाय 2m की जो वैल्यू थी इन श्रोडिंगर इक्वेशन, वी रिप्लेस्ड इट विद h स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर. सो डेल विच इम्प्लाइज के p जो है माइनस आयोटा h कट डेल है. वो डेल स्क्वायर इज लेप्लाशियन, और डेल जो है बेसिकली डिपेंड करेगा कि कौन सा, अगर जैसे यहाँ पे पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स है तो p, सो बिकॉज ये आपके पास जो है यहाँ पे अगर हम इसको डेल ऑपरेटर के साथ अगर बात करें तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस डेल ऑपरेटर विल बी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई जे एंड के. तो हमें उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एंड कंसिडरेशन, उसके हवाले से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी में we know that T is represent generally जो आपके पास by definition kinetic energy, here we say that K, so that corresponds to P square by 2m, momentum by 2m, which is equal to minus h cut square by 2m and partial square by partial x square. That is, अगर K operator applies on some state function, it will result into minus h cut square by 2m partial square psi by partial x square for one dimension case. ये डेल या डेल स्क्वायर ये जो है ये 3 dimension case इन जनरल ले सकते हैं आप, और ये जो आपके पास है जस्ट हम यहाँ पे जो x y z लिख रहे हैं, दिस इज 1 dimension case. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. सो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो let's move forward, and now what we get. So another understanding, अगर हम यहाँ पे नोट करें, what we get, we can define an important observable or particularly operator, because an observable is an operator such that it is h is equal to t plus v. The Hamiltonian operator is equal to kinetic operator जो आपके पास है energy operator and potential energy operator. So in particular we in quantum mechanics के जो आपके पास है
फॉर्म में, वो आप इसको लिख सकते हैं h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ऑपरेटर एज जो v ऑपरेटर है, दिस इज नथिंग बाय डेफिनेशन, दिस इज जस्ट अ पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है जी। सो ये आपके पास एक पोटेंशियल फंक्शन है। सो ये आपके पास इज कॉल्ड this equation 2, या इसमें जो h फॉर्म है, this h particularly is called Hamiltonian operator, such that if this Hamiltonian applied on some state function is minus h cut square by 2m del square psi plus v of psi. So this equation 3, and where by definition this v operator applied on this psi function will give you just potential function into state function. That means the time dependent Schrödinger equation can be written as Hamiltonian operator applied on state function is equal to iota partial psi by partial t. So precisely जो आपके पास ये टाइम जो एवोल्यूशन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है Hamiltonian applied on psi, where this Hamiltonian is defined, particularly defined in equation 2. So yeah, so the deduction, so अब आपके पास नेक्स्ट जो है इसमें जो डिडक्शन है हमारी, so we deduce that let us write this one dimension psi of xt is pi of x and chi of t. चलो इसको इक्वेशन 5 कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे। एंड सो आप इस जो आपके पास हमने कंसिडर किया है, जो प्रीवियस हमारा हमने वहाँ पे प्रीवियसली इसको प्रूव किया था कि ये आपके पास टाइम हार्मोनिक फंक्शन है, और ये जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म जो है वो आपके पास यहाँ पे फाई ऑफ एक्स के अगेंस्ट आई थी। तो हम उसी को यहाँ पे हैमिल्टोनियन की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हम दोबारा से रियलाइज़ करते हैं। तो इट मीन्स आपके पास है ये फॉर्म जो है, इसको अगर हम वापस पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है जी, पुट इन 3, व्हाट वी गेट माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m pi and partial square phi by partial x square plus v of x phi and chi is equal to iota h cut, so phi and partial chi by partial t. ठीक है जी। तो which implies इसको अगर हम phi and chi दोनों से डिवाइडेड बाय दिस phi and chi मल्टीप्लिकेशन जो है, इससे अगर हम पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें तो व्हाट वी गेट माइनस एच स्क्वायर बाय 2m 1 over phi partial square phi by partial x square
and plus Vx, which is equal to iota h cut 1 over chi partial chi by partial t. तो अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे x है और ये सारे का सारा फंक्शन x का है विच इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t. तो इसमें ये तभी आपके पास पॉसिबल हो सकता है जब ये आपके पास दोनों जो हैं वो कांस्टेंट हो. दैट मीन्स कि f of x इज इक्वल टू f of t विच इज इक्वल टू c सम. ठीक है, तभी ये आपके पास इक्वेशन जो है वैलिड हो सकती है. तो इसमें हम सो दिस बिकॉज यहाँ पे अब आप देखें कि दिस सी मस्ट बी, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस सी मस्ट बी एनर्जी. तो अगर हम इसको लिखें, लुक एट दिस, दैट मीन्स इफ अगर हम इसको सी लिख देते हैं, C1 कर दें, तो बोथ विल बी द बोथ फॉर्म्स जो आपके पास साइड्स हैं वो जो आपकी दे विल टेक फॉर्म माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m partial square phi by partial x square plus v of x into phi which is equal to c of phi, C1 करते हैं. and this form, तो अगर this is equal to C1 तो एक दफ़ा ये इसके एक अगेंस्ट जाएगा, दूसरी दफ़ा ये इक्वेशन इसके अगेंस्ट जाएगी. तो आपके पास जो दूसरी फॉर्म है दैट इज आयोटा h cut partial chi by partial t which is equal to chi into c. Chi is a function of t. So this c must be energy. This c must be energy. तो अब आपको यहाँ पे इसको मैं अगर एनर्जी से रिप्लेस कर दूँ, so I can write here this c must be energy. So these equations are 6 equation combine करें, equation number 6. तो अब आपके पास look at this इक्वेशन नंबर 6 का जो सेकंड इक्वेशन है उसको कंसिडर करें. तो ये आपके पास क्या बनेगी, आयोटा एच कट पार्शियल काय बाय काय ई डी टी. ठीक है जी, आपके पास ये सिंपली जो है आपके पास इंटीग्रेट हो जाएगा. तो आपके पास है आयोटा एच कट लॉग ऑफ काय which is equal to e of t plus, let's say this is e of t, let's say this is alpha. तो अगर हम इसको देखें तो this iota will go there and will become minus iota and this h got divided by this whole term. तो आपके पास यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आएगा chi of t is equal to let's say a1 e of minus iota et by h cut, because e of alpha is another constant, उसको हमने e1 कह दिया. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 7. तो ये हमने सिंपल जो है ओडी सॉल्व की है यहाँ पे. तो इसमें अगर मज़ीद आगे जाएं, सो यस, 10 जो अब आपके पास है रेस्ट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द इक्वेशन कैन बी से दैट phi of xt, this psi of xt is now become e of minus iota et by h cut, and we know that e by h cut is nothing but omega. So e of
माइनस आयोटा ओमेगा टी सिंस E is equal to h cut omega, where psi of x is the solution to the time independent Schrödinger equation. What is that time independent Schrödinger equation? Is particularly minus h cut square by 2m del square psi plus v. So v of r, okay, so this r is because यहाँ पे del square हमने लिखा है del square, तो del square क्या है आपके पास Laplacian है x y z, तो r का मतलब है v is function of x y and z and into phi is again function of r definitely and e of phi. Here also this is phi function of r. So this is equation हमने प्रीवियस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 8 इसको कह दें, इसको इक्वेशन 9 कह दें, ठीक है जी। सो दिस अगर हम इसको सिंपल इक्वेशन, चले मैं इसको पहले 1D इक्वेशन लिखूँ, इसके फिर 3D, सो दिस इज 3D इक्वेशन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास सिंपल फॉर्म थी 1D इक्वेशन वो क्या थी? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m d square phi by d x square, because this is a function of single variable x, v of x into phi of x is equal to e of phi of x. So this is 10. So this is 3D equation and this is 1D equation. So this is Schrödinger time independent equation, ठीक है जी। और so if we use equation 2 from equation 2, अगर equation 2 previously अगर आप देखें जो हमने पीछे डिराइव की थी, जो लिखी है हमने equation 2, look at this. So यहाँ पे आप इस ऑपरेटर की फॉर्म को देखें, look at this. तो क्या ये यही नहीं आ गया वहाँ पे? Look at this. ठीक है जी। So using equation 2, equation 9 become 3 dimension equation को हम अगर कंबाइन करें तो इसमें आपके पास क्या चीज़ बन जाती है? दिस इज हैमिल्टोनियन E of phi. तो अब आप ये देखें, लुक एट दिस, आपके पास हैमिल्टोनियन अप्लाइड ऑन phi, सॉरी यहाँ पे अप्लाइड ऑन phi, हैमिल्टोनियन, इसको दोबारा से लिखूं, हैमिल्टोनियन अप्लाइड ऑन phi gives. सो अब आप देखें कि दिस इज एन ऑब्जर्वेबल, एंड क्यों ऑब्जर्वेबल है? बिकॉज यहाँ पे जो भी हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी, बेसिकली हम डायनेमिक्स इस जो है वेव फंक्शन की डायनेमिक्स को देख रहे हैं, तो इट हैज़ अ कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू. So this E is a value, simple, because this is energy has some value definitely. तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो this basically this is a form of eigenvalue equation where an operator is applied on this state function, will give you some scalar multiple of this same function. So इसका मतलब है कि the eigenvalue of this Hamiltonian operator is always in the form of energy. तो अब हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेबल की डिस्कशन को कंप्लीट किया है, और लेट अस गो फर्दर ऑपरेटर्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑपरेटर्स को अगर हम देखें तो हमने उनको बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो
अब उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे दोबारा से जो है रिवाइज कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या हैं। और तो अब अगर आप उसको स्टडी करें तो व्हाट वी गेट, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी कि हम ऑपरेटर्स को पर्टिकुलरली किस तरीके से डिस्कस करेंगे। लेट एफ बी, अगर इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर लें, द स्पेस ऑफ वेव फंक्शंस। जी, वेव फंक्शन आपको पता है कि ये एक वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं, हमने बहुत दफ़ा इसको रिवाइज कर चुके हैं। स्पेस ऑफ वेव फंक्शंस, और वेव फंक्शंस क्या होती हैं? स्टेट्स होती हैं, ठीक है जी, स्टेट्स ऑफ पार्टिकल। सो और वेव फंक्शन दूसरे आपके पास क्या है? जो सोल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन के, ऑल पॉसिबल टाइम जो डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उनके जो सोल्यूशंस हैं, दीज आर वेव फंक्शंस, और वो स्टेट्स भी हैं। और फिर आपको पता है कि ये जो f जो है दैट बिकम्स अ वेक्टर स्पेस बाय टेकिंग दिस solution of Schrodinger equations into account. So what we get, let psi1 psi2 belongs to this f and alpha beta belongs to complex number c, ठीक है जी। then a linear operator on this f is the mapping, which is defined as a, this f mapped to another f, same space, vector space, such that a linear operator. So this is a linear operator applied on linear combination of these two, any functions जो भी इस operator में, और this is alpha and b belongs to beta कर दें इसको, phi 2 is alpha psi 1 plus beta a psi 2। we know that कि जो भी ऑपरेटर है वो जब भी किसी स्टेट पे अप्लाई होगा तो वो एक दूसरी स्टेट जनरेट करेगा। सो दैट बिलोंग्स टू, सो ये अल्फा बीटा स्केलर मल्टीपल हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि वेक्टर स्पेस में, तो दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू दिस वेक्टर स्पेस अगेन फॉर ऑल psi 1 psi 2 belongs to f and alpha beta belongs to c. So this is equation 12. so ऑपरेटर्स में अगर हम नोट करें तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या चीज सामने आ गई, द ऑब्जर्वेबल्स आर ऑपरेटर्स एक्चुअली, ठीक है जी। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स जब जब हम ऑब्जर्वेबल की बात करेंगे तो उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है या उसकी जो क्वांटिफिकेशन है, मेजरमेंट है, वो किसके थ्रू होगी? वो एक ऑपरेटर के थ्रू होगी। तो ये हमारा यहाँ पे डिडक्शन है अभी। एंड नेक्स्ट definition. So by this definition, let आपके पास अगर कोई A be any operator on this space function f function space, sorry, f, then excuse me, then the expectation value
or average of the operator A is the expectation value of an operator A is equal to minus infinity to infinity, this psi conjugate and A applied on this psi dx. अब dx की बजाय यहाँ पे अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो ये d क्यूब r भी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi स्टार्ट इंटू psi dx। ठीक है जी, तो ये आपके पास है 13 इक्वेशन। ऑल्सो व्हेन, अगर आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ होगी, और आपके पास जो एवरेज वैल्यू है वो लिखी जा सकती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ए साई dx, because over the whole space we know that कि the probability, ये एक आपके पास जो है स्क्वायर इंटेग्रेबल फंक्शन है, एंड वी नो दैट कि जो साई स्क्वायर dx है over the whole space is 1। ठीक है, तो आपके पास इन शॉर्ट आपके पास एवरेज वैल्यू जो है ये है। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक रेंज दे दी जाए और एवरेज वैल्यू किसी ऑपरेटर की मालूम करना हो, तो वो आपके पास क्या होगी, वो हमेशा उसी रेंज में आपके पास ये डिफाइन होगा, और टोटल जो एक्चुअल एवरेज वैल्यू है वो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है सो ये एक डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। सो नोट दैट लेट psi1 और phi1 phi2 be two wave functions such that phi2 is a of phi1। अगर a ऑपरेटर जो है अप्लाइड ऑन phi1 स्टेट गिव्स यू phi2, ठीक है, देन if the eigenvalue for phi1 is omega, let's say phi1 की जो है आइगन वैल्यू ओमेगा है, ठीक है, under the action of this A with respect to an operator। ठीक है जी, अब अच्छा, अंडर द एक्शन ऑफ दिस ए, अगर हम ए के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे जो है कंसिडर करें, लेट्स से दिस phi1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस phi1 हैज़ एन जो आपके पास आइगन वैल्यू ऑफ phi1 इज ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर, लेट्स से दिस ऑपरेटर इज सम ऑपरेटर बी। एक दूसरा ऑपरेटर जब phi1 पे अप्लाई होता है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या जनरेट होती है, ओमेगा। दैट मीन्स b phi1 is omega phi1। ओके, एक दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है, और अंडर द एक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर a phi2 और phi1 जो है वो इस डेफिनेशन के अगेंस्ट रिलेट कर रहे हैं। देन आपके पास क्या चीज़ है कि अगर b अप्लाई हो जाए phi2 पे, b अप्लाइड, phi2 की डेफिनेशन क्या है, दिस a phi1। ओके, अब जो a phi1 है, अब ये b है और a है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब b जो है, कैन जो b है वो आपके पास phi पे अप्लाई हो सकता है। लुक एट दिस, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, लुक एट दिस, a b ऑफ phi1, एक्शन जो है आपके पास वो आपके पास यहाँ पे कम्यूट कर गया है। लुक एट दिस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, ओमेगा a ओमेगा phi1, जो कि आपके पास आ जाएगा ओमेगा a phi1 which is equal to omega phi2।
ठीक है जी। तो हमारे पास रिजल्ट बेसिकली क्या आ गया, बी ऑफ फाई टू इज इक्वल टू ओमेगा फाई टू। लेकिन जो ओमेगा था वो तो फाई वन का की आइगन वैल्यू थी अंडर द एक्शन ऑफ बी। तो अंडर ऑफ द एक्शन ऑफ बी फाई टू की भी क्या आपके पास आइगन वैल्यू आ गई, वही ओमेगा। इट मीन्स it is also an eigenvalue of phi 2। ओरिजिनल रिलेशन ये था, और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी हमें क्या किसकी पता चली, फाई वन की एक प्रॉपर्टी किसी नए ऑपरेटर के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी किस में आपको नजर आई, एक आइगन वैल्यू की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे एक नई इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये आइगन वैल्यू बी के साथ रिलेट कर रही है और ये आइगन वैल्यू फाई वन की है, तो फाई टू की आइगन वैल्यू क्या होगी, जबकि फाई टू जो होगा वो एक ए ऑब्जर्वेबल के तहत ए फाई के साथ फाई वन के साथ रिलेट कर रहा है। तो हमने बी को अप्लाई किया फाई टू पे, और बी जो फाई टू की डेफिनेशन थी वो आपके पास ए फाई वन था, और यहाँ पे आपके पास जो है एक्शन जो है वो कम्यूट कर गया, और यहाँ पे जो बी है वो फाई वन पे जब अप्लाई होता है तो वो उसकी क्या चीज़ आपको दे देता है, ऑपरेटर की जो यहाँ पे वैल्यू थी बेसिकली आइगन वैल्यू ओमेगा। और ओमेगा जो है यहाँ पे जब उसको हमने सेटल डाउन किया, बिकॉज ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर स्टेट पे अप्लाई होगा, ओमेगा स्केलर वो बाहर आ गया। तो ये जो स्टेट पे, तो उसने जो ओरिजिनल स्टेट थी इसकी डेफिनेशन के तहत वो यहाँ पे हमने लिख दी। तो हमारे पास जो बी है जब फाई टू पे रिलेट हुआ तो अगेन वो ओमेगा इंटू फाई टू आ गया। तो इसका मतलब है कि ओमेगा टू की भी जो आइगन वैल्यू है अंडर द एक्शन ऑफ बी, सॉरी साई टू की जो आइगन वैल्यू है वो ओमेगा ही है अंडर द एक्शन ऑफ बी। तो इसका मतलब हुआ कि साई वन साई टू वेव फंक्शन अगर वो अंडर द एक्शन ऑफ वन ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन है, देन जो आइगन वैल्यू अंडर द एक्शन ऑफ अनदर ऑपरेटर, अगर कोई आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी एक ऑपरेटर की, तो वही आइगन वैल्यू दूसरे ऑपरेटर की होगी। तो इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास क्या चीज़ है यहाँ पे, जो डेफिनेशन है एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन। हमने एक जो था एक इक्वेशन पढ़ी थी, एक ख़ास किस्म की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हम हर्मिशियन कॉन्जुगेट पढ़ते थे। आज हम एक कैटेगोरिकली पढ़ेंगे कि एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ये आपकी डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो। क्या फुलफिल हो आपके पास, साई स्टार ए applied on some phi dx is equal to phi conjugate a conjugate applied on phi dx। इक्वेशन 15। वहां पे हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जिसमें हर्मिशियन कॉन्जुगेट हम जो थे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। और उसमें हम ये देखते थे कि अगर वो जो है इंटेग्रल, हमारे पास इंटेग्रल डेफिनेशन फुलफिल होती है तो हम उसमें हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन या हर्मिशियन कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते थे। अब यहाँ पे कैटेगोरिकली बता दिया है कि अगर जब जब ये हर्मिशियन होगा तब हमारे पास ये इस तरह की एक आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। हमेशा कि अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट है ए अप्लाइड ऑन दिस फंक्शन, तो आपके पास ये फंक्शन जब यहाँ पे आएगा तो वो उसके अपने कॉन्जुगेट में आ जाएगा, और ए खुद जो होगा वो यूं समझिए कि ये रिवर्स हो गया ना, सारा जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने की वो सारी की सारी इस पर अप्लाई हो गई हैं, ठीक है। और ये जो होगा जब ये इसका ऑर्डर रिवर्स होगा, टोटल कॉन्जुगेट लिया जाएगा, तो आपके पास क्या है, दिस कॉन्जुगेट, दैट कॉन्जुगेट, और यहाँ पे ये फंक्शन जो है इसका कॉन्जुगेट इनटू कॉन्जुगेट ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे टू फाइंड द हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर हम टोटल इस टोटल क्वांटिटी का जो फाई स्टार है, ए है और फाई है, इसका अगर टोटल कॉन्जुगेट लें, यानी कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, तो ये आपके पास क्या है, हमने कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना था, हमने ऑर्डर रिवर्स करना था। ऑर्डर रिवर्स हुआ पहले,
और उसके बाद हमने कॉन्जुगेट लेना था, तो फाई का कॉन्जुगेट नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, इसका भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, इसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो इंटीग्रेंट है वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो अब आपके पास थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा रियल होंगी, ठीक है जी। और इसमें इसकी जो थ्योरम थी हमारे पास कि एवरी हर्मिशियन ऑपरेटर possess real आइगन वैल्यूज। ओके, तो ये आपने इसका प्रूफ किया हुआ है, वही प्रूफ यहाँ पे आपके पास जो है वैलिड है। एंड लेट इसमें आपकी डेफिनेशन, अगर इसको इसकी जो अभी जितनी हमने डिस्कशन की है उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें, हैमिल्टोनियन अप्लाइड ऑन सम साई फंक्शन गिव्स यू दिस। सो ये हैमिल्टोनियन है और ये एनर्जी है, और आपको पता है कि एनर्जी हमेशा रियल होती है। तो इसका मतलब है कि जो हैमिल्टोनियन है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो सम अप करते हैं इस डेफिनेशन को, ये क्या है कि एन ऑब्जर्वेबल इज अ लीनियर ऑपरेटर which is Hermitian. ओके, मोर कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम देखना चाहें कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ऑब्जर्वेबल एक ऑपरेटर होता है, ठीक है जी, और वो लीनियर ऑपरेटर है जो कि मजीद क्या है, हर्मिशियन है। हेंस इट्स आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल and can be determined by an eigenvalue equation. So आज की सारी डिस्कशन हम यहीं पे सम अप करेंगे। हमने आज सारा जो इसको देखें, इसको कंबाइन करते हैं, सारा वापस देखते हैं। तो क्या हुआ, हमने जो पोस्टुलेट था उसको पहले स्टडी किया कि ये पोस्टुलेट क्या था। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेबल मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल ए, वो क्या है किसी स्टेट के लिए और किसी टाइम टी में। तो हमें वो पता चला कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कि एक ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है। और हमारे पास जो अभी तक की डिस्कशन है उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास है वो एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसकी जो है ऑपरेटर फॉर्म्स यहाँ पे स्टडी की हैं। ये ऑपरेटर फॉर्म आपके पास आ गई सारी। और उसके बाद जब हमने अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाया, इस डिस्कशन में हमने क्या देखा कि हम अपनी जो एनर्जी जो फॉर्मेशन है हमारे पास, जो टोटल एनर्जी की फॉर्मेशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको एक ऑपरेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हैमिल्टोनियन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के अगेंस्ट हमारे पास इस दोनों की ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो ये भी एक ऑपरेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको अप्लाई किया जा सकता है किसी स्टेट पे। उसके बाद हमने देखा कि हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हमारे पास किस तरीके से आपस में रिलेट होती है विद हैमिल्टोनियन। उसको फिर हमने यूज़ किया बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। इसको हमने अपनी वापस जो पहले हमने सॉल्व किया हुआ था कि हमारे पास जो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस हैं और आपके पास टाइम हार्मोनिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करती हैं, जब फंक्शन को हम इस तरह की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्लिसिटली फंक्शन ऑफ स्पेस फंक्शन और टाइम फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व किया और वो ही हमें फाइंड आउट हमने कर लिया कि यस, इसकी जो है आपके पास जो है टाइम हार्मोनिक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमें पता है कि एनर्जी का और ओमेगा का आपस में रिलेशनशिप है, हमने उसको भी यूज़ किया। एंड व्हाट वी गेट वी अगेन अराइव एट सम इक्वेशन जो कि टाइम इंडिपेंडेंट जो है श्रोडिंगर इक्वेशन है।
और उसको हमने जब दोबारा रिलेट किया तो वी गॉट कि टाइम इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन था उसको भी हम लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन अप्लाइड ऑन दिस फाई फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी इनटू फाई। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो ऑपरेटर्स को अगर हम डिस्कस करें तो हमने इसको बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। अगेन वही वाली बात है कि ऑपरेटर कहाँ से आएंगे, वो एक मैपिंग होगी वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस पे कौन सी वेक्टर स्पेस, और वो उस वेक्टर स्पेस के जो आपके पास होंगे एलिमेंट्स वो क्या होंगे, तो वो स्पेस या स्टेट फंक्शन, वो आपके पास वेव फंक्शन स्टेट फंक्शन होंगे। और वो वेव फंक्शन स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, वो हमेशा सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन होंगे। ठीक है जी, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब अंडर द एक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर आप लिखेंगे तो वो भी आपके पास एक दोबारा स्टेट फंक्शन ही आएगा और वो उस वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर की ओवर द वेक्टर स्पेस एफ ऑफ वेव फंक्शन जो है वो डेफिनेशन थी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने देखा कि इसकी एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ फाइंडिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर जो है वो आपका हमेशा इन दो इंटेग्रल्स के थ्रू जो होगा वो देखा जाएगा कि दिस इंटेग्रल व्हेन ए इज अप्लाइड ऑन स्टेट फंक्शन एंड डिवाइडेड बाय द टोटल जो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो। ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी की जो हमने फॉर्म पढ़ी थी वो भी एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। हमें पता है कि अगर टोटल स्पेस को हम देखें तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है जी, तो ये हमने इसको हम इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेस कन्फाइन कर दी जाए, जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स में भी देखा था कि टोटल स्पेस को श्रिंक करके उन्होंने सर्टन पार्ट ऑफ स्पेस में आपसे पूछा था कि वेव फंक्शन की वैल्यूज हमें निकाल के दे जो स्क्वायर इंटेग्रेबल है। तो हमने यहाँ पे अगर ये श्रिंक कर दी जाए या एक लिमिटेड स्पेस दे दी जाए तो आपके पास ये फॉर्मूला जो एक्ट होगा, जो फॉर्मूला यूज होगा फॉर टू गेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो 13 वाला ही होगा। वो तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो है होल स्पेस के लिए एग्जिस्ट करती है। फिर हमने आगे यहाँ पे एक ख़ास रिजल्ट पढ़ा कि अगर दो स्पेस फंक्शन आपस में रिलेटेड हैं किसी भी ऑब्जर्वेबल ए के तहत, और किसी दूसरे ऑब्जर्वेबल या किसी दूसरे ऑपरेटर के अंडर किसी एक वेव फंक्शन की कोई आपके पास जो है आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो वो दूसरे फंक्शन की भी आइगन वैल्यू ही होगी अंडर द सेम एक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे एक रिजल्ट है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की हमने पहले भी इसको अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब पर्टिकुलरली हम अगर हमने हर्मिशियन को देखें तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंड दिया है ये उस दूसरे इंटीग्रेंड का कॉन्जुगेट, अगर ये दोनों इंटेग्रल सेम आ जाए, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो आपके पास जो ऑपरेटर होगा बेसिकली जो यहाँ पे एक्शन प्ले कर रहा है वो हर्मिशियन होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी डिस्कशन थी उसमें हमने हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है यहाँ से हमें कैसे पता चला, हमने इंटेग्रल नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पे देखा कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो हमेशा रियल होती हैं। ठीक है जी, ये हम पहले रिजल्ट कर चुके हैं। तो अब हमें पता चला कि ऑब्जर्वेबल होता क्या है। ऑब्जर्वेबल एक ऐसा आपके पास ऑपरेटर फॉर्म है जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और ये क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर होता है, एक लीनियर ऑपरेटर होता है, और ये हर्मिशियन भी होता है, लीनियर और हर्मिशियन कंबाइन। और इसकी जो डेफिनेटली हर्मिशियन है तो इसकी ऑलवेज जो है रियल आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, और इन डेफिनेटली, और वो आइगन वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वो इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन से आएंगी। यानी कोई भी स्टेट उठाएंगे उस पर वो ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आइगन वैल्यूज जो होंगी वो रियल होंगी, और आप वो आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी आप आइगन वैल्यू इक्वेशन के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।